गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज जो है रियल नंबर्स के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, राइट। तो ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, जितने भी नंबर जो नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी रियल हैं। ठीक है, नंबर लाइन आप सब जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। रियल नंबर में सारे ही रैशनल और इरेशनल काउंट होते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और पी क्यू इंटीजर्स हैं। पी क्यू क्या है? इंटीजर्स हैं। इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? जैसे √2 है, एक इरेशनल नंबर होता है, तो कहने के लिए हम √2 अपॉन 1 लिख रहे हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में मान लूंगा तो क्या इसमें क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि ये एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इरेशनल कभी भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, बेसिक डेफिनेशन। दूसरा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, कभी टर्मिनेट भी नहीं करेंगे और कभी रिपीटिंग भी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतनी बात। दूसरा कि रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं जैसे नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ये सभी रैशनल नंबर का पार्ट है। इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं वो सब रैशनल नंबर में आती हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4। ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे। इंटीजर्स हमारे नंबर लाइन के दोनों साइड होते हैं, 0 1 2 3। तो जैसे इधर पॉजिटिव साइन के साथ नंबर्स हैं, ऐसे इधर नेगेटिव साइन के साथ -1 -2 -3 इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा होल नंबर्स, तो आप कहोगे 0 1 2 3 इस तरह चलेगा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? होल नंबर्स हैं। क्लियर? फ्रैक्शंस आप बेटर जानते हैं, 1/11 -2/7 ये नेगेटिव है, नेगेटिव फ्रैक्शन है। मैंने कहा 8/9 9/8 ये सब फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो ये सारे ही रैशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। ये तो बात हो गई रियल नंबर्स के रिगार्डिंग कि रियल नंबर्स क्या क्या हैं। ये सारी जानकारी आपको बेसिक नॉलेज है, 9th में आपने सब पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, राइट। चलिए, अच्छा, अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कोई भी नंबर ले लूं, लेट इट बी 100 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 50 डिवाइडेड बाई 22 अगेन यू विल गेट 25। फिर 5 से डिवाइड करो तो 5 से डिवाइड किया तो 1। इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप कहोगे 100 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? तो मैंने कहा 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये आ गया 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे हम कहेंगे कि 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इसी तरह से हम किसी दूसरे नंबर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कोई एक और नंबर ले लो, लेट इट बी 72।
तो 72 को करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 3 3, इस तरह से। ठीक है, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 72 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब into 3 square. This is the prime factorization of 72. ठीक है, तो आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ आ रहा होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इट इज सो इजी। अब देखो, अब बात कर रहे हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, or we can say it states that any composite number can be expressed as the product of primes। ठीक है, अब ये क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा, जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारे नंबर्स हैं, आप कंपोजिट नंबर जानते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक तरह से कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है, कि कंपोजिट नंबर वो होगा जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगी। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 100 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, सिमिलरली 36 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, 2 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 100 है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक, इसी तरह से ये जो 36 है, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, जैसे 2 और 3। क्लियर है, तो ये दोनों ही हमारे कैसे नंबर हो गए, दीज बोथ आर द कंपोजिट नंबर्स। ये कैसे नंबर हो गए, दीज बोथ आर द कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब मैं कोई एक ऐसा नंबर लूं, जैसे मैंने कहा 17, तो 17 को हम दो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर होते हैं मैक्सिमम। तो मैंने कहा 17 इंटू 1, एक तो 1 फैक्टर होगा और एक इटसेल्फ, दैट इज 17। बट यहां अगर देखोगे तो यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। कैसे, मैंने कहा इसमें 1 से भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 2 2 5 5, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि कंपोजिट नंबर्स आर दोज which have more than 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। यहां पर हम अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कंपोजिट नंबर वो है जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बात वही है, बात वही है। ठीक है, 1 क्या है, 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, ये एक ऑड नंबर है, 1 इज ओनली अ ऑड नंबर। ठीक है, रिमेंबर दिस, 1 केवल ऑड नंबर है, ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, तो मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इट्स सो इजी। अच्छा, एक चीज और समझ लो, यहाँ ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिखो, और चाहे ऐसे लिख दो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, बोथ आर सेम। ठीक है, प्रोडक्ट में आप किस फैक्टर को पहले लिख रहे हैं, किसको बाद में लिख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज क्या है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। सीबीएसई में इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, कई बार पूछे हैं बोर्ड्स में। तो मैंने कहा मेरे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई
7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11 प्लस 11 इज अ कंपोजिट नंबर। ये एक कंपोजिट नंबर क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो मैंने कहा जरा ध्यान से देखो, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11 प्लस 11 कैन बी रिटन एज, देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, टर्म डिसाइड होता है प्लस माइनस के साइन पर। तो मैंने कहा यहाँ भी 11 आ रहा है, यहाँ भी 11 आ रहा है, दोनों में 11 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 7 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ बचेगा 1, तो प्लस 1 आ गया ये। तो इट विल बी 11 इंटू 7 6 जा 42 और प्लस 1 ये आ गया 43, तो 11 इंटू 43। अब ध्यान से देखो, क्लियरली द नंबर कैन बी expressed as the product of primes, therefore by fundamental theorem of arithmetic we get this is a composite number। ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब मान लो आपको एग्जाम में नहीं समझ आ रहा क्या लिखूं, भूल गया अचानक से स्टेटमेंट, तो बहुत सिंपल सी वर्डिंग आप याद रखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन केस अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप भूल गए, नहीं याद आ रहा क्या करना है, तो सिंपल ऐसे लिख दो कि आपको पता है कंपोजिट नंबर वो होते हैं इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ पर 1 फैक्टर हो गया, एक 11 हो गया, 43 हो गया, तो 2 से ज्यादा हुए। तो मैंने कहा सिंस number has more than two factors, therefore it is a composite number। ठीक है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। ठीक है, बहुत आसान था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इट इज सो इजी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है ये, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि so that for, या कह सकते हैं कि there is, ऐसे लिखेंगे so that there is no natural value of n, possible for which 6 to the power n can end with digit 0, ठीक है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये कह रहा है कि 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, ये आपको बताना है। तो मैंने कहा पहले आप समझ लो, कुछ एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा 70, 80, 130, 250, कोई भी नंबर ले लो, अगर ये 0 से एंड कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे ये कहोगे कि 7 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 8 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 13 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 25 इंटू 10 लिख सकता हूँ। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि these all are the multiples of 10। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 0 से एंड करते हैं वो 100% 10 के मल्टीपल होते हैं, राइट। अब 10 के मल्टीपल है तो इसका मतलब 10 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 5, इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल भी होगा और 5 का मल्टीपल भी होगा। बहुत सीधी सी बात आ गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसमें
10 से मल्टीप्लाई जरूर होनी चाहिए, यानी उसके एक फैक्टर 10 होना चाहिए। एक फैक्टर 10 होने का मतलब है कि एक बार 2 और एक बार 5 जरूर आएगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ रहा है तो डेफिनेटली वो 0 से एंड करेगा। अगर नहीं आ रहा है, मान लो कि ओनली 5 है, 2 नहीं है, या फिर ओनली 2 है या 5 नहीं है, या फिर कोई भी नहीं है, तो कभी भी ये 0 से एंड कर ही नहीं सकता। हमेशा जरूरी है कि कम से कम 1, 2 और 1, 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए किसी भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए, राइट। तो मैं कह रहा हूं अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कि भाई गिवन है, गिवन 6 की पावर n, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 into 3 की पावर n, which further can be written as 2 to the power n into 3 to the power n। इतना समझ गए? तो अब आप कहोगे कि here 6 to the power n have only 2 and 3, देखो केवल 2 और 3 ही आ रहा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। have only 2 and 3 in its prime factorization, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। समझ में आ गया कि भाई इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 3 ही हैं, राइट। एंड टू एंड एनी नंबर, टू एंड एनी नंबर विद डिजिट 0, विद डिजिट 0, ठीक है, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 2 and 1 5 in its prime factorization, in its प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर this number means 6 to the power n, therefore 6 to the power n will never end with digit 0 for any natural value n, for any natural value n। समझ गए? n की कोई भी नेचुरल वैल्यू के लिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ 6 की पावर n लिखा, तो जरूरी नहीं है हमेशा एग्जाम में 6 की पावर n ही हो, कभी 4 की पावर n हो सकता है, ठीक है, और 15 की पावर n भी हो सकता है। जैसे 4 की पावर n है तो उसको लिखेंगे 2 into 2 की होल पावर n, दैट इज 2 to the power n into 2 to the power n, ये आ गया। Similarly 15 can be written as 3 into 5 whole power n, that is 3 to the power n into 5 to the power n। तो यहाँ देखो ओनली 2 है, 5 नहीं है, यहाँ ओनली 5 है बट 2 नहीं है, तो इन ये दोनों ही कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकते, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो ये सारी चीजें थी, राइट। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत ध्यान सुनना, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम यहाँ जो मेथड यूज करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सीखना है। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले हम एलसीएम को अगर डिस्कस करेंगे तो आप ये कहोगे एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल जो होते हैं, जैसे 3 है तो जो भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कोई भी नंबर्स का हम निकाल सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं कहूं कि कोई नंबर मेरे पास है 6, ठीक, दूसरा नंबर है मेरे पास 8,
अब 6 के अगर मैं मल्टीपल्स लिखूंगा तो 6 हो गया, जो भी इसके टेबल में आएंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन, इस तरह चलेंगे। मैंने कहा 8 के मल्टीपल्स 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन, राइट। अब देखो कॉमन मल्टीपल, देखो ग्रेटेस्ट तो हम बता ही नहीं सकते सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, इनफाइनाइट तक जाएंगे, बट स्मॉलेस्ट बता सकते हैं। मैंने कहा देखो 6, 8 में कोई भी कॉमन नहीं है, 12, 16 में भी कोई कॉमन नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24 कॉमन मिल रहा है। दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। ये 6 और 8 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे कि भाई ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है, बट अगर बड़े बड़े नंबर्स आ गए तो उसमें तो फिर मल्टीपल निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो इन दोज केसेस वी विल फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे यूज करते हैं ध्यान समझना, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करेंगे, देखो ध्यान से। मैंने कहा कोई भी दो नंबर ले लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक नंबर है 144, ठीक, और दूसरा नंबर है मान लो 256। ये दो नंबर्स हैं, इनका मुझे क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, राइट। तो मैंने कहा पहले मैं 145 का फैक्टराइजेशन करूंगा, तो 144 है, इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, ठीक है, इस तरह से करते रहेंगे डिवाइड। तो ये आ जाएगा 9 और 3 3 जा 9, इस तरह से। तो ध्यान से देखोगे तो 144 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब 256 का करो, ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया तो 1 कितना आ जाएगा 28, फिर 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने कहा 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, देखो सभी 2 ही है, इसके अलावा कोई और है नहीं, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8। अब बात आ रही है कि इन दोनों का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो दैट इज 144 256, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास। मैंने कहा ध्यान से देखेंगे जो कॉमन फैक्टर है उसकी ग्रेटेस्ट पावर, ठीक, कॉमन फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर कंसिडर्ड, ठीक है, एंड ऑल रिमेनिंग फैक्टर्स आल्सो कंसिडर्ड, ऑल रिमेनिंग फैक्टर्स आल्सो कंसिडर, ठीक है, जो बचे हुए फैक्टर होंगे वो भी कंसिडर होंगे एलसीएम के केस में। तो मैंने कहा देखो एक कॉमन में बड़ी पावर है 8 और बचा क्या 3 की पावर 2, तो ये मेरा हो गया एलसीएम, ये मेरा हो गया एलसीएम, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई एक नंबर x है जो कि लिखा है a क्यूब बी स्क्वायर, एक नंबर y है a स्क्वायर b की पावर 4, ठीक। तो मैंने कहा कि अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है तो देखो दोनों ही कॉमन है, तो इसमें x और y का एलसीएम कुछ इस तरह से निकलेगा कि भाई इसमें बड़ी पावर तो a की पावर 3 और इन दोनों में बड़ी पावर तो b की पावर 4, दिस इज द एलसीएम, ठीक है, ये आ गया एलसीएम। क्लियर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा कि एक नंबर दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, दूसरा नंबर दे रखा है एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है, और यहाँ वाई दे रखा है। वाई का कुछ और भी ले सकते हो या जेड स्क्वायर वाई ले लो, कोई इशू नहीं। मैंने कहा कॉमन क्या है भाई, देखो एक तो वाई वाला कॉमन है और एक एक्स वाला कॉमन है, सॉरी जेड वाला कॉमन है, एक्स तो है नहीं,
मैंने कहा ए बी का एलसीएम फाइंड करना है, तो यू विल राइट इट एज एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू, तो एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो जो है वही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब वाई, तो वाई की बड़ी पावर वाई की पावर 3, जेड जेड स्क्वायर, तो ये हो गया जेड स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये बात हो गई एलसीएम की। अब अगर हमें सीखना हो कि एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें सीखना है कि एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, है ना। देखिए ध्यान से, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने कहा पहला क्वेश्चन, कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू ए बी क्यूब, ये आ गया। हमें फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ ए बी, तो ध्यान रखेंगे लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर कंसिडर्ड, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर कंसिडर की जाती है। तो मैंने कहा भाई ए कॉमन है, तो इसकी लोएस्ट पावर ए की पावर 1, यहाँ बी में पावर 2 कॉमन है, मतलब 2 पावर छोटी है, तो जो छोटी पावर होगी, कम पावर होगी, वो हम लेंगे। तो ए बी स्क्वायर यहाँ एचसीएफ हो गया। कोई एक और दूसरा क्वेश्चन, मैंने कहा भाई ए इज इक्वल टू दे रखा है 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11, बी दे रखा है 5 क्यूब इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, तो अब देखो एचसीएफ ऑफ ए बी विल बी, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो कम पावर लेंगे 5 की, इंटू 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 3 यहाँ है, तो 2 की पावर कम बाई लेंगे, 2 की पावर 2। सो दिस इज द एचसीएफ ऑफ ए बी, दिस इज द एचसीएफ ऑफ ए बी, राइट। अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूं कि भाई एलसीएम भी बताओ, कि दोनों का एलसीएम क्या होगा, है ना। तो एलसीएम कुछ इस तरह से आएगा, एलसीएम कुछ इस तरह से आएगा कि जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, तो 5 कॉमन है तो 5 की पावर 3 हो गई बड़ी, यहाँ 2 कॉमन है तो 2 की पावर 3 हो गई बड़ी, बचा क्या 3 और 11, तो 3 की पावर 3 इंटू 11, ये आ गया आंसर। दिस इज द एलसीएम, ये एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो जो भी हो। ठीक है, तो ये होगा 125, ये होगा 8, ये होगा 27, ये हो गया 11, सबकी मल्टीप्लाई कर लो, आ गया एलसीएम, ये आ गया एचसीएफ। ठीक, अब दो इंपॉर्टेंट बात समझो ध्यान से, जैसे मैं कह रहा हूं कि एलसीएम जो है वो हमेशा नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तो एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ ए बी, एलसीएम इज द मल्टीपल, एलसीएम डिविजिबल है उन नंबर से, एलसीएम मल्टीपल है। वेयर एज एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इज फैक्टर, एचसीएफ इज अ फैक्टर, तो ये फैक्टर है, मतलब एचसीएफ डिवाइड करेगा नंबर को, जबकि एलसीएम डिविजिबल है नंबर से। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, बहुत ध्यान सुनेंगे, एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होता है। ध्यान देखो, अगर आप ध्यान देखोगे तो ये एचसीएफ क्या इसको डिवाइड नहीं कर देगा भाई, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 2 से 2 की पावर 3 ये डिवाइड हो जाएगा, तो इजिली डिवाइड हो रहा है ना। तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, तो एलसीएम क्या है, मल्टीपल है एचसीएफ का, और वी कैन से एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन। तो मैंने कहा दो नंबर जो कि हैं ए बी, अगर मैं इनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट फाइंड करूं तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स के इक्वल, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको करा रहा हूँ सीबीएसई के कुछ पीवाईक्यूज, ठीक है, जो बोर्ड्स में ऑलरेडी आए हुए हैं कभी ना कभी। ठीक है, देखो जरा क्या है वो, बहुत ध्यान से देखेंगे।
देखो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्या क्या पीवाईक्यू सीबीएसई ने पूछे हुए हैं। तो एक 2020 में बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एमसीक्यू में, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो वही टोटल फैक्टर्स के दो हो सकते हैं, एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, बहुत आसान सा था, एमसीक्यू में पूछा हुआ है। दूसरा हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, एचसीएफ टू एलसीएम इज, नहीं, ओके एक सेकेंड, पूछा है कि द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर तो मैं कह रहा हूं कि लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम है उनका रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले लीस्ट कंपोजिट नंबर पता करो क्या होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, ठीक। लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, इसको इवन प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एचसीएफ फाइंड करेंगे किसका, 2 और 4 का, तो इनका एचसीएफ 2 आएगा, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है। देखो एक चीज और समझ लो, जैसे अगर ए डिवाइड्स बी, ध्यान सुनो, इफ ए डिवाइड्स बी, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो मैं सीधे सीधे कहूंगा कि जो ए बी का एचसीएफ होगा वो ए होगा और जो ए बी का एलसीएम होगा वो बी होगा। इस बात को समझो भाई, अगर ये एक दूसरे के मल्टीपल ऑफ फैक्टर हैं तो छोटा नंबर एचसीएफ होगा, बड़ा नंबर एलसीएम होता है। तो सीधे से दिख ही रहा है, तो सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मुझे चाहिए इनका रेशियो, मुझे चाहिए इनका रेशियो, तो मैंने कहा एलसीएम अपॉन एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई, एचसीएफ अपॉन एलसीएम है, तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम दैट इज 2/4, ये आ गया 1/2, ठीक है। तो रेशियो आ गया 1:2, क्या रेशियो आ गया 1:2। कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान था, ठीक है। तो आपको ये पता करना जरूरी था यहाँ पर कि लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। ये 2023 में पूछा हुआ है, 2023 का बोर्ड का एमसीक्यू है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एचसीएफ ऑफ 39 91 इज इक्वल टू 13, ठीक है, देन एलसीएम ऑफ 39 और 91 फाइंड करना है, ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, जैसे अगर ये एमसीक्यू आता है, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू आता है तो क्या आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई एमसीक्यू में देखो आंसर वही आएगा, चाहे आप डायरेक्ट एलसीएम फाइंड करो या फॉर्मूले से फाइंड करो। तो अगर आप चाहो तो इनका डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकलेगा, मैंने कहा 39 के फैक्टर होते हैं 3 × 13 और 91 के फैक्टर होते हैं 7 × 13, ठीक। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 13 × 3 × 7, ठीक है, दैट इज 273, ठीक है, जो कि 273 हो गया। अब अगर मान लो एमसीक्यू नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है 2 मार्क्स में, तब आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने फॉर्मेट ऐसा दे रखा है क्वेश्चन का कि भाई एचसीएफ गिवन है, नंबर्स गिवन है, एलसीएम फाइंड करो। देन यू विल यूज द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मैंने कहा कि एलसीएफ एचसीएफ ऑफ नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ नंबर्स
विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये फॉर्मूला बताया मैंने भी इससे पहले आपको। तो मैंने कहा ये वैल्यू मुझे पहले से पता है जो कि दे रखी है 13। तो मैंने कहा इसको यहाँ पुट करो 13 इंटू LCM of 39 and 91 that is equal to 39 into 91। तो मैंने कहा मुझे तो LCM चाहिए, तो LCM of 39 91 will be equal to 39 into 91 upon 13। ठीक है, तो आप कहोगे कि आ जाएगा 13 को डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, 13 3 जा, तो फिर वही आंसर आ गया 273। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा सब्जेक्टिव तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। सब्जेक्टिव आ रहा है तो हमारा ये सॉल्यूशन रहेगा करेक्ट। अगर एमसीक्यू में है तो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल दो, कोई नंबर दे ही रखे हैं, एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो अप्रोच हमारी सही होनी चाहिए। ठीक है, आंसर सही आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियसली। अब जरा आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी सी बात समझो। मैंने कहा लेट टू नंबर्स, बहुत ध्यान समझेंगे, लेट टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, whose HCF is H, right? सो हम कहेंगे therefore A can be written as, दो नंबर हैं तो A can be written as HX and B can be written as HY, सॉरी, हाँ HY। ठीक है, तो दो नंबर हैं, एक है A और एक है B। यहां पर HX और HY की फॉर्म में मैंने A और B को लिख लिया। ऐसा क्यों किया? देखो H है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं इस HCF H को यानी A को H से डिवाइड करूंगा तो रह जाएगा X, और इस B को H से डिवाइड करूंगा तो रह जाएगा Y। ठीक है, तो ये जो H है ये नंबर नहीं है, H इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो इसको मैं अगर HCF की फॉर्म में लिखूं तो मैं कहूंगा कि भाई A इज इक्वल टू HX, B इज इक्वल टू HY। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, तो मैं ये कह रहा हूं यहां पर जो एक्स वाई हैं ये 100% को प्राइम होंगे, ये 100% को प्राइम होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले चुके हैं, तो अब कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं बचेगा जो कॉमन हो। बात समझ में आ गई? तो 100% एक्स वाई को प्राइम होंगे ही होंगे, राइट। तो अब आप ये कहोगे कि भाई मैं अब ए और बी की बात कर रहा हूं, तो यहां पे देखो एच तो मैंने ले लिया है HCF ए और बी का। मुझे अगर फाइंड करना है इनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी, तो क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? देखो जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, बाकी जो को प्राइम वो भी लेंगे, तो एच एक्स वाई विल बी, एच एक्स वाई विल बी, ये देखो ये HCF आ गया, एच वो तो पता ही था हमें, और ये एलसीएम आ गया HXY। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अगर चाहें तो एलसीएम को HCF से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैंने एलसीएम को HCF से डिवाइड किया तो क्या बचेगा? HXY अपॉन H, दैट इज X इंटू वाई, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, को प्राइम का प्रोडक्ट होगा ये। समझ गए या नहीं? बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, वैसे तो आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो जरा क्या क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा है, एमसीक्यू में आया था। ठीक है, 2021-22 के टर्म 1 एग्जाम में। ठीक है, एमसीक्यू में देखो जरा क्या है क्वेश्चन। मैंने कहा क्वेश्चन दे रखा है कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, टू नंबर्स हैव HCF as 12, HCF 12 है, and their
and their product 6336, ठीक है। then the number of pairs possible for the numbers is, तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं ये आपको बताना है। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं जिनका प्रोडक्ट ये हो और HCF ये हो, ठीक है। मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनो, HCF तो H होता है जो मैंने अभी आपको बताया, 12 हो गया। नंबर पहला आपने मान लिया HX, दूसरा आपने मान लिया HY, 2 नंबर हो गए, ठीक। अब इनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो नंबर का प्रोडक्ट ध्यान से देखो, तो नंबर का प्रोडक्ट होगा HX इंटू HY, दैट इज इक्वल टू 6336, और H की वैल्यू कितनी है 12, तो मैंने कहा 12 इंटू एक्स इंटू 12 इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 6336, ठीक है। अब 12 से डिवाइड करो इधर, तो किससे डिवाइड करोगे, 12 पंजे 60 और 12 33, 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96, ठीक है। फिर 12 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक। तो ये हो गया x इंटू वाई इज इक्वल टू 44, ये आ गया। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर एक्स वाई को प्राइम्स हैं, एक्स वाई यहाँ को प्राइम्स हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे नंबर देखने हैं जिनका, ऐसे को प्राइम नंबर देखने हैं जिनका प्रोडक्ट 44 हो, जिनका प्रोडक्ट 44 हो। तो आपने कहा देखो, एक तो 1 और 44 का प्रोडक्ट 44 होता है, दूसरा 2 और 22 का प्रोडक्ट 44 होता है, तीसरा 4 और 11 का प्रोडक्ट 44 होता है, ठीक है। और हो सकते हैं, बताओ क्या और हो सकते हैं, हो सकते हैं और, बोलो बोलो बोलो, क्या और हो सकते हैं बताइए। देखो ध्यान से, मैंने कहा कि ये वाला ध्यान से देखो 222 देखो, तो भाई ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कोप्राइम नहीं है, राइट। तो ये तो कोप्राइम बचा नहीं। अच्छा कोई बच्चा ये कहे कि सर 44 और 1 हो सकता है क्या, तो ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, चाहे 144 लिखो या 44 1 लिखो, ये एक ही बात है, क्योंकि एक्स वाई हमारे लिए अननोन है, ठीक है। तो ये एक ही बात है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा 144 और 411 ये दो ही पेयर बनेंगे, ये केवल दो ही पेयर बनेंगे, 222 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 222 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये कोप्राइम नहीं है, क्लियर। तो हमारा आंसर हो गया ओनली 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स, केवल दो ही पेयर ऐसे होंगे जिनका प्रोडक्ट ये हो नंबर्स का और HCF ये हो, ठीक है। बहुत आसान था। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत आसान, ठीक है भाई, ये भी MCQ में आया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन है कि 12 की पावर n किस डिजिट से एंड नहीं करेगी ये बताना है। तो MCQ में डिजिट दे रखी थी 2 4 8 और 0। मैंने अभी अभी आपको बताया कि 12 की पावर n को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इसकी पावर n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n। देखो यहाँ जीरो ऑप्शन दिख रहा है, तो कभी भी ये जीरो से एंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, देयर इज नो 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, देयरफॉर इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0। समझ गए या नहीं, ठीक है, बहुत आसान था। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो LCM HCF पर बेस्ड पूछे गए हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन लिखा है कि दो नंबर्स का LCM गिवन है भाई। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, 182, इनका HCF गिवन है 13 और एक नंबर गिवन है, मैंने कहा एक नंबर मान लो A है जो कि दे रखा है 26,
तुमसे कह रहा है दूसरा नंबर बताओ बी क्या होगा। ठीक, तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला पता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा गया। तो आप कहोगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है दोनों नंबर का, वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मैंने कहा एलसीएम 182, एचसीएफ 13, ए हो गया 26, ये हो गया बी। डिवाइड करो 13 टू जा 2 से डिवाइड करो, ये आ गया 91। ठीक है, तो बी की वैल्यू हो गई भाई 91। सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत आसान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास एक, देखो ध्यान से। नेक्स्ट है LCM of two numbers. LCM of two numbers is 9 times their HCF. 9 times their HCF. ठीक है, फिर ये कह रहा है the sum of LCM and HCF is 500. ठीक है, फाइंड द HCF, फाइंड द HCF, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप चाहो तो HCF LCM के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हो और लेट करके भी कर सकते हो कि भाई मैंने मान लिया HCF X है और LCM Y है। ठीक है, इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। तो LCM और HCF का रिलेशन दे रखा है कि जो LCM है वो HCF का 9 टाइम्स है। तो मैंने कहा जो LCM Y है वो HCF का 9 टाइम्स है। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा ये कह रहा है दोनों का सम, तो मैंने कहा HCF प्लस LCM इज इक्वल टू 500। अब y की वैल्यू कितनी है 9x, तो मैंने कहा x प्लस 9x इज इक्वल टू 500। तो ये आ जाएगा बेटा 10x दैट इज इक्वल टू 500। यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आ गई x की वैल्यू, 0 0 कैंसिल हुआ, तो x इज इक्वल टू आ गया 50। और यही हमने LCM कंसिडर HCF कंसिडर किया था, तो फाइनली HCF क्या आ गया 50। कितना आसान था, कितना आसान था भाई। मुझे बता रखा था कि LCM HCF का 9 टाइम्स है और LCM मैंने लेट किया y, तो y इक्वल टू 9x, दोनों का सम 500, तो 9x प्लस x, क्योंकि इसकी वैल्यू 9x है, तो 10x इक्वल टू 500, x 50 आ गया, तो HCF कितना हो गया 50। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी, राइट। आई होप आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने LCM HCF, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये सब कवर किया है। इसी चैप्टर की नेक्स्ट क्लास भी होगी और उसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होते हैं पहले ये सीखेंगे, फिर हमें उन्हें प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। ठीक है, बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड। तो कंट्राडिक्टरी मेथड से, कंट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे कि कोई भी नंबर है वो इरेशनल है या नहीं है। तो वो पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास के बाद हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच।